नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित का रुख करेंगे उससे पहले भदोही से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। भदोही से खबर सामने आ रही है। गायिका से रेप के मामले में विजय मिश्रा को आरोपी माना गया है। रेप मामले में दोष सिद्ध हुआ है। विष्णु मिश्रा और नाते विकास मिश्रा कोर्ट से दोष मुक्त हुए हैं। तो इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आया है और सजा का ऐलान कल होगा। तो फिलहाल आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला निकलकर सामने आया है। गायिका से रेप के मामले में विजय मिश्रा को दोषी करार दिया गया है। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा रेप मामले में यह दोष सिद्ध हुआ है। कल इस मामले को लेकर सजा का ऐलान किया जाएगा। विष्णु मिश्रा और नाते विकास मिश्रा को फिलहाल दोष मुक्त किया गया है। भदोही से आपको खबर बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। कल सजा का ऐलान होगा। वाराणसी की गायिका ने गोपीगंज थाने में केस दर्ज कराया था और इसी को लेकर साल 2020 में यह दर्ज कराया गया था। गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला सामने आया। तो 2014 में कार्यक्रम के दौरान यह परिचय हुआ था। साल 2020 में पीड़िता ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी को लेकर यह फैसला सामने आया है। फिलहाल विजय मिश्रा को लेकर यह दोष सिद्ध किया गया है, आरोपी हैं और कल इसी को लेकर सजा का ऐलान होगा। राकेश भदोही से संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश, जाहिर सी बात है, एक लंबा 2020 का ये मामला जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, दोष सिद्ध होता नजर आ रहा है। कल सजा का ऐलान होने वाला है। फिलहाल इस फैसले को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि एक वाराणसी के गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर एक रेप का मामला दर्ज कराया था। गायिका का आरोप था कि 2014 में चुनाव प्रचार के लिए उसे यहाँ बुलाया गया और उसके बाद विजय मिश्रा ने दुष्कर्म किया और विजय मिश्रा ने अपने बेटे और पौत्र से गायिका को बनारस ले जाकर छोड़ने के लिए कहा और इसके बाद उनके पौत्र और बेटे ने भी दुष्कर्म किया। इस तरीके का गायिका ने पूरे आरोप के साथ उसने मामला दर्ज कराया था। ये मामला पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को इस पूरे मामले में दोष सिद्ध करार दिया है। लेकिन कोर्ट ने जो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था, इसको लेकर कोर्ट ने फिलहाल गैंगरेप के आधार पर ये दोषी नहीं करार दिया है, बल्कि अन्य और आरोपों को लेकर ये कोर्ट का फैसला सामने आया है। देखिए, अभी जो चीजें निकल के आई है कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक इस मामले में जो गैंगरेप का मामला बना था उसमें विजय मिश्रा के बेटे और पौत्र दोनों आरोपी बनाए गए थे। लेकिन आज संदेह का लाभ पाते हुए विजय मिश्रा के पौत्र और बेटे ये दोनों बरी हो गए इस मामले में। तो इस मामले में एकमात्र आरोपी विजय मिश्रा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल इस मामले को लेकर कल सजा का ऐलान होगा, यह देखना होगा। वापस से जनहित का रुख करते हैं और जनहित में आज मुद्दा जो है वो एल्विश यादव को लेकर है। जिस तरीके से आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, नोएडा के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी का आरोप लगा है और साथ ही इसी को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। यूट्यूबर एल्विश यादव की यूपी पुलिस तलाश कर रही है और इस बात की जानकारी नोएडा के डीसीपी ने दी है। एल्विश यादव को 3 राज्यों में ढूंढा जा रहा है। वहीं एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उनके नाम को
खराब करने की कोशिश की जा रही है। नोएडा में रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को अब 3 राज्यों में यूपी पुलिस ढूंढ रही है और नोएडा पुलिस एल्विश से संपर्क करने की कोशिश में लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाई है एल्विश तक। और आपको बता दें कि सेवरॉन बैंक्वेट हॉल से जो सांप का जहर बरामद किया गया 20 ml, पुलिस उसकी जांच में जुटी है। 9 अलग अलग सांप और 20 ml जहर इस बीच बरामद किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, पूरी खबर से रूबरू कराते हैं, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। एल्विश यादव पर गंभीर आरोप, बुरे फंसे मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव। एल्विश पर जहरीले सांपों की तस्करी का आरोप, गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर हैं एल्विश यादव। एल्विश यादव ने नकारे आरोप। एल्विश के खिलाफ नोएडा में एफआईआर। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव बुरे फंस गए हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। बता दें कि इस मामले में एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज हुई है। एक दिन पहले ही पुलिस ने इस तस्करी घटना से पर्दा उठाया था। अब तक करीब 5 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता मेनका गांधी द्वारा संचालित पीएफए ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में दी शिकायत में बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि एल्विश यादव नाम का यूट्यूबर स्नैक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे एनसीआर के फार्म हाउस में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें बकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम और नशीले पदार्थों का लोग सेवन करते हैं। इसके बाद यूट्यूबर से मुखबिर ने संपर्क किया और उससे नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों और कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद यूट्यूबर ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने को कहा। इनकी हुई गिरफ्तारी। बदरपुर निवासी राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ। बोतल में भरा स्नेक वेनम मिला। 9 जिंदा सांप बरामद, 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 घोड़ा पछाड़, 2 दोमुहे सांप। वहीं एजेंट से बात करने के बाद रेव पार्टी सहित हर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। एजेंट ने बताए गए स्थान पर सांप और साथी सहित आने की बात कही। टीम के साथियों ने उसे सेक्टर 51 स्थित सेवरॉन बैंक्वेट हॉल बुलाया। इसकी सूचना डीएफओ नोएडा को दी गई। बताए गए स्थान पर पहुंचने के बाद टीम ने जिस भी सांप को देखने की इच्छा जाहिर की, गिरोह के लोगों ने दिखाया। इसके बाद एक तरह से मुखबिर से मिली सूचना पर मुहर लग गई। फिर मामले की सूचना नोएडा पुलिस और वन विभाग को दी गई। थोड़ी ही देर बाद सेक्टर 49 थाने के पुलिस और क्षेत्रीय वन अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। 5 लोगों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें बदरपुर निवासी राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल हैं। तलाशी के दौरान राहुल की कमर पर टंगे पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा स्नेक वेनम मिला। सभी के पास 9 जिंदा सांप मिले, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 घोड़ा पछाड़ और 2 दोमुहे सांप शामिल हैं। वहीं डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कल शाम जानकारी मिली थी कि सांपों और उनके जहर को लेकर कुछ व्यापार की संभावना है। इसके लिए तैयारी की गई। वन विभाग, पुलिस विभाग और पीएफए द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई सांप बरामद किए गए हैं। एक बोतल में जहर भी मिला है।
जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में उसमें क्या है। उधर सांप का जहर सप्लाई कराने और तस्करी के आरोप लगने के बाद पहली बार सामने आए एल्विश यादव ने कहा, आरोप बेबुनियाद हैं, सभी आरोप झूठे हैं और वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर एल्विश ने ये बात कही है। कहा, मैं यूपी पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज में अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज बिना किसी सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करें। मेरा दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं। एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने। इस मामले में भाजपा सांसद मेनका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव इसे बढ़ावा दे रहा है। मेनका गांधी ने कहा कि एल्विश को गिरफ्तार करने की जरूरत है, वह पूरे मामले का सरगना है। कहा कि सांपों को जंगलों से पकड़कर मार दिया जाता है, सभी लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है, कानून के तहत 7 साल की जेल है जो उन सभी को मिलनी चाहिए। मैम, पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा। मैम, हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करते हैं कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में। कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। बता दें कि नोएडा के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी और उसमें सांपों के जहर के इस्तेमाल को लेकर दर्ज केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की यूपी पुलिस तलाश कर रही है। इस बात की जानकारी नोएडा के डीसीपी ने दी है। एल्विश यादव को 3 राज्यों में ढूंढा जा रहा है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि एल्विश यादव की पार्टी में वे सांपों की सप्लाई किया करते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। OTT 2 के विनर, बिग बॉस के विनर एल्विश यादव एक नेम और फेम बना चुके और बहुत पॉपुलर
यूट्यूबर हैं जिनको हर कोई जानता है और अब वो आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो बीजेपी की सांसद हैं यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि पीएफए जो संस्था है वो मेनका गांधी की ही है, और इस तरीके से बयान आना और ये आरोपों को एक तरफ एल्विश यादव जो हैं वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कोशिश की जा रही है, ये किसी तरीके की फंसाने की कोशिश है। और हालांकि इससे पहले भी रंगदारी वसूलने का एक मामला सामने आया था एल्विश यादव के खिलाफ ही, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था क्योंकि 1 करोड़ की रंगदारी बिग बॉस के विनर से मांगी गई थी। और एक बार फिर से चर्चाओं में है एल्विश यादव। एक इसी बीच दर्शक जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, राजीव जी पहले राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजीव जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, इसमें सघन जांच होनी चाहिए जी, और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एल्विश यादव का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है और जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर उन्हें यूट्यूब में देखा गया है वो सांपों के साथ इठलाते हुए और गले में डालते हुए, इस तरीके से कई वीडियोस जो हैं वो शेयर हुए सोशल मीडिया में, लोगों ने उन्हें साझा किया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये आरोप जिस आधार पर लगाए गए हैं और छापेमारी के दौरान जो कई तरीके के सांप पाए गए, जहरीला जहर भी पाया गया, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सलीला मलिक है, इमरजेंसी हेड फेलिक्स अस्पताल से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यवीर सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत सत्यवीर जी आपसे कर लेते हैं। देखा जाए एल्विश यादव एक चर्चित नाम और शुरुआती करियर के शुरुआती दौर में ही इस तरीके के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अपने शब्दों में बस मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सतवीर सिंह, विश्व हिंदू परिषद से उपाध्यक्ष पद का दायित्व है मेरे पास में, और समाज में इस तरीके की जो भूमिका होती है और ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जिस तरीके से घोर परिस्थिति में अपनी प्रस्तुति दी जाए कम है। और ये मैं एक और प्रशासनिक रूप से ये जानकारी लेना चाह रहा हूं कि हमारी सिक्योरिटी किस लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है जब कोई हम इसी तरीके के अपराध को पकड़ते हैं। तो पहले क्यों ना हम सचेत हो जाएं, जिससे जो अपराध जो घटित हुआ है ये आज की भूमिका नहीं है, ये अब से पहले की भूमिका जरूर रही होगी, और हम बहुत देर कर चुके होते हैं। तो उस तरीके की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दे, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से। और हम सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि इस बुराइयों में दूर रहें, और उस बुराई में अगर कहीं भी अगर किसी परिस्थिति में देखते हैं तो उसको उजागर भी समय रहते हुए करें। ये भी मैं निवेदन दर्शकों से करना चाहूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सलील मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। सलील जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इस छापेमारी के दौरान कई तरीके के सांप पाए गए, बेसमेल जहर भी पाया गया, इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, और साथ ही इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो ये वो लोग होते हैं जिनको एक हायर किक चाहिए होती है, एक अगले लेवल का नशा चाहिए होता है। तो जो जितने भी केसेस ऐसे मिले हैं वो यूजुअली क्रोनिक अल्कोहल लेने वाले और ओपियोइड्स जो नारकोटिक्स, मॉर्फिन, चरस, हैश को सेवन कर चुके होते हैं, और उनको एक ऊपर का किक चाहिए होता है, तो वो इस लेवल पे जाते हैं, और वही लोग इस तरीके के नशे को कुछ हद तक झेल पाते हैं। तो ये जो नशा होता है, इससे ये बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक एक सब्सटेंस रिलीज होता है, और हमारे मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सेंटर पे, जो एक ब्रेन का प्रिमिटिव पुराना सेंटर है, उधर आता है, जहां से जो हार्मोन रिलीज होता है उससे बहुत बड़ा यूफोरिया जैसे फीलिंग जो होती है, बहुत खुशी की, आनंद की आती है। तो उस किक के लिए ये जो यंगस्टर्स है जो ऐसा कदम उठाते हैं,
और जो सबसे पहला सिम्टम इसमें ये भी रहता है, बहुत डीप स्लीप आती है, जिसको जो कोमा में भी जा सकती है, मगर वो उतने लेवल तक का वेनम लेते हैं जिससे वो बाहर निकल पाए, और उसके बाद वो अवेकनेस रहती है, वो कायम रहती है, और वो रिपोर्ट्स में लगभग 1 हफ्ते तक भी रहती है। मगर यही पे मैं सबको ये बताऊंगा कि ये जो अराउजल रहता है ये फेक रहता है, और इसको ये टॉलरेंस बिल्ड कर लेता है, इसीलिए ये और बढ़ता रहता है, मल्टीपल बाइट्स के साथ रहता है, और एक लेवल आता है जब वो पॉइजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें नब्जों को अटैक करके वो पैरालिसिस कर देता है, और उससे डेथ तो बेशक हो ही सकती है। इसके बावजूद भी इतना देखा जाए, अभी फिलहाल जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या वाकई मंशा यही थी, मकसद यही था कि ये तस्करी किया जाएगा सांपों का, और बड़े पैमाने में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये एक तरीके का नशा है और नशे में इस्तेमाल किया जाता है, ये जहर बेहद हाई लेवल वाला एक नशा है। तो इससे आगे ये भी जानेंगे आपसे कि किस तरीके से क्या इसका इस्तेमाल ड्रग्स के साथ भी किया जाता है, और इस लिहाज से भी ये तस्करी जो है सांपों की वो की जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं विनोद शर्मा जी का। विनोद शर्मा जी, अब एल्विश यादव को लेकर जो आरोप, 6ठे नंबर के आरोपी हैं एल्विश यादव, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या राजनीतिक नजरिया क्या कुछ कह रहा है? धन्यवाद, आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये OTT 2 में बिग बॉस विनर हुए तो युवाओं के बीच में लोकप्रिय हुए, रोल मॉडल हुए, और आपने देखा होगा हरियाणा में मुख्यमंत्री ने अपने मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया। तो जो बड़े बड़े इस तरह के जो कारोबार में नशे के कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, वो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनके जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा सके, और एक तरीके से वो अपना कारोबार बढ़ाते हैं ऐसे रोल मॉडल को साथ लेकर। इसमें जो अभी तक जो मेरी जानकारी में है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे एल्विश नहीं आए हैं। जो बताया गया है, गौरव गुप्ता जिसने शिकायत की है, जो PFA से जुड़े हुए हैं, PFA के एजेंट हैं जी। हाँ, जो उन्होंने कहा कि हमने एल्विश से संपर्क साधा के ऐसे ऐसे एक पार्टी करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि गौरव गुप्ता को यह जानकारी किससे मिली है कि एल्विश यादव इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राजनीति है, और कोई एक बड़ी ताकत है जो पीछे लगी हुई है, एल्विश के पीछे भी हो सकती है, और एक ऐसा गैंग जो प्रतिद्वंदिता होती है नशे के कारोबारियों के बीच में, उनमें एक कारोबारी के पास मान लिया इन्होंने मना कर दिया, दूसरे से हाँ कर दिया, तो पहले वाले ने पीछे वाले को सूचना देकर इस तरह का एक वो किया। लेकिन कुल मिलाकर ये दुखद है कि युवाओं के लिए एक नशे का एक ऐसा अड्डा। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, विदेशी युवतियां रेव पार्टी कराने तक का आरोप लगा है, और तस्करी का आरोप लगा है कि सांपों की तस्करी कराए जाने का। हालांकि 5 लोगों का मुख्य तौर पर नाम आगे है, एल्विश से आगे 6ठे नंबर के आरोपी एल्विश बताए जा रहे हैं, जो कि इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के बीच अगर देखा जाए तो कई तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रही है, और ट्विटर पर भी, एक्स पर भी देखने को मिल रही है। और ये कहा जा रहा है, ये मेनका गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है और सरगना बताया है एल्विश यादव को, तो ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा का टिकट ऐसे मिलता है, और इस तरीके की अब बयानबाजी सामने आ रही है। वापस लौटेंगे, दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम, ये एक सिरे से पूरा राजनीतिक दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए एल्विश को अभी तक FIR होने के बाद भी 3 स्टेट की गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये कभी हो सकता है? ये एक फिगर ऐसा है जो कि हरियाणा के CM के साथ में है। इसके बाद इन्होंने अपनी फरारी गार्ड पर हिंदू लिखा रखा था। इसका मतलब है पूरी राजनीति से प्रेरित है ये, और इनका संपर्क कहीं ना कहीं है। उसके बाद ये उलट फेर में अभी भी कहीं ना कहीं से अगर मैसेज दे रहे हैं तो ये है ना कहीं किसी गवर्नमेंट राजनीतिक पार्टी के संरक्षण नहीं है। इनको गिरफ्तार तो एक बार करना ही चाहिए कम से कम। इसका मतलब यही है, सांपों का जहर की बात जो है ये तो दुनिया भर में चलती है, मशहूर है। इन्होंने एक पार्टी में कर करके और देखा ही होगा, इसलिए कोई दो मत नहीं है। प्रेम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक कानपुर से सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब जहर जिसका भी मामला हो, ये जहर होता है,
और जैसे भी मतलब पदार्थ की सप्लाई होती है, ये भी एक कानूनन अपराध है। जो ऐसी हरकतें करता है ये सरासर गलत है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ऐसे उसको नहीं करना चाहिए। इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करना एक मौत के घाट उतार देना होता है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। लगातार हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं एल्विश यादव के आरोपों को लेकर, जो सांपों की तस्करी का आरोप लगा है और जिस तरीके से मेनका गांधी का बयान आया और तमाम हालांकि इन आरोपों को नकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से ये देखा जाए रेप पार्टी के आरोप और यहाँ से 9 सांपों को बरामद करना, 20 ml जहर बरामद करना, आखिर क्या मकसद रहा, किस लिहाज से यहाँ पर जहर पाया गया और सांपों की वैरायटी यहाँ पर नजर आई, तो मकसद क्या था? ये तमाम ऐसे सवाल भी सामने आ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। और आगे क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी? हमारे साथ डीएफओ भी जुड़ चुके हैं, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे प्रमोद कुमार जी। अगर देखा जाए वन्यजीव अधिनियम के तहत एक सख्त कानून है और कार्रवाई का प्रावधान है। ये जो मामला सामने आ रहा है, एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा, कल शाम को सूचना मिली पीएफए के माध्यम से कि इस तरह से स्नैक का कुछ कारोबार और कोई डील होने वाली है। तो तत्काल मैंने अपनी टीम जो है रवाना की रेंज अफसर के नेतृत्व में। उसमें ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, इसमें पुलिस, फॉरेस्ट और पीएफए की टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। इसमें 5 लोगों का अरेस्टिंग हुआ, 9 सांप बरामद किए गए। अब इसकी विवेचना की जा रही है। मैं किसी विशेष टिप्पणी न करके मैं यही कहूंगा कि विवेचना चल रही है, विवेचना का परिणाम आने दीजिए, हम आपको अवगत कराएंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है, कहते हैं पीएफए संस्था के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इस बात का खुलासा होना, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये संस्था जो कनेक्टेड है वो बीजेपी सांसद से कनेक्टेड है। तो इसमें तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहले क्या कोई संलिप्तता नजर नहीं आई और अचानक से ये आरोप लगाना, इस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के विनर रहे हैं, OTT 2 के विनर रहे हैं एल्विश यादव, इसलिए ये मामला अब बड़ा होता नजर आ रहा है और सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि क्या तथ्य है, वो विवेचना के बाद ही पता चलेगा। जहां तक एफआईआर दर्ज करने का विषय है, तो पीएफए द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनमें किन नामों को उन्होंने लिया है, वो उनके पास क्या जानकारी थी, वो बेहतर बताएंगे। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है, तथ्यों को आने दीजिए। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि तथ्य आने के बाद इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। इसमें वन विभाग द्वारा भी जो 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके विरुद्ध विभागीय केस दर्ज किया गया है। और हमने अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था कल रात में। तो वहां से भी जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब है, उन्होंने एक हाई लेवल टीम गठित करी है जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मेरठ के नेतृत्व में की गई है, जिसमें डीएफओ गाजियाबाद और मैं उसके मेंबर हैं। जो वन विभाग के अधिकारी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं प्रमोद कुमार जी, क्या उनसे कुछ निकल कर सामने आ पाया है? कुछ इस विषय में आप साझा कर सकते हैं? एक्चुअली अभी विवेचना चल रही है, तो विवेचना के तथ्यों को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हम लोग हर एंगल पर विचार कर रहे हैं और हर एंगल पर काम कर रहे हैं। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हैं सत्यवीर जी। इस मामले को देखा जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से राजनीति से भी कनेक्टेड और इस तरीके की बयानबाजी और एक नेम और फेम वाला व्यक्ति का शुरुआती करियर का ये दौर है, और ऐसे में इतने अहम और संगीन आरोप, मकसद क्या नजर आ रहा है, क्या भाप पा रहे हैं? मेरा जहां तक सोचने का विचार है, जहां तक सोशल स्थिति के लिहाज से सोचता हूं, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और ये आज की नहीं है, इस पे भी मेरे मानने में कम से कम 3 से 4 महीने प्रक्रिया रही होगी। ये जो भी लोग सामने,
एक तो बहुत जल्दी इस पॉपुलैरिटी को पा लेना है, और पॉपुलैरिटी तो पहले से ही है इनके पास में, और एक जो नए युवा हैं वो भी इसमें संलिप्त होते हैं, और उनका सोचना ये होता है कि उस तरीके की फैमिली, नए नए बच्चे क्या उनके माध्यम से क्या पाते हैं। तो ये हमारे लेवल के सोचने का विषय तो नहीं है, पर हमें इसे गंभीर भी सोचना है कि हमारे आज की तारीख में युवा जनरेशन किस दिशा में जा रही है। तो मेरा बार बार यही कहना है कि ये मूलतः एक दिन का विषय नहीं है, पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से कुछ ना रहा होगा। और जैसे मैं फोटो में देख पा रहा हूं कि उस तरीके स्नेक को गले में डालना है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी तो नजर आती है, मौजूदगी नजर आती है, और ये दिशा ठीक नहीं है हमारे युवा के लिए। जी, जाहिर सी बात है, संलिप्तता और कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, और मंशा क्या थी ये सवाल भी उठ रहे हैं। कौन लाया था? जिस तरीके से इन सांपों की बरामदगी हुई इस स्टिंग के दौरान और जहर बरामद हुआ, तो जाहिर सी बात है ये क्यों लाया गया था, क्या वाकई तस्करी करने की मंशा यहाँ पर थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये विवेचना का विषय है, जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने कहा, डीएफओ हैं, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि विवेचना होगी और अगर दोषी जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इसमें एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभी तक फिलहाल जो योगी पुलिस है वो दूर है। अभी तक एल्विश यादव फिलहाल उनका कोई सुराग भी नहीं लग पाया है। डॉक्टर सलील मलिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। सलील जी, जो सांपों का जहर होता है इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नशे के रूप में उपयोग में लाते हैं? क्या इसे ड्रग्स के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है? किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्यों युवा इतनी तेजी के साथ इसका एडिक्टेड होता जा रहा है? हाँ जी, तो इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं जो लास्ट आपका सवाल है वहां से शुरू करता हूँ कि अभी भी जो स्नेक बाइट है वो बहुत कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये अभी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, तो एनडीपीएस एक्ट है जो नशे का सेवन का एक्ट है, उसमें नहीं आता। तो इसीलिए जैसे अगर कोई और तरीके का नशे हो, कोकेन हो, मॉर्फिन हो, वो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये चीज अभी क्योंकि एक्ट में नहीं आता तो जल्दी मिलती है, आराम से मिल सकती है अगर आपको कॉन्टैक्ट्स पता, तो इसीलिए लोग इसकी तरफ अब जा रहे हैं। प्लस आजकल के युवा इन्फ्लुएंसर सिर्फ यही चीज है कि नई चीज कैसे कर सके जिससे लोगों को आकर्षित कर सके, यंगस्टर्स को आकर्षित कर सके। जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वो एकदम से वो अट्रैक्ट होते हैं कि चलो ये चीज करके देखें। तीसरी ये चीज जो आपने सवाल पूछा था मेरे से कि भी ये दूसरे ड्रग्स के साथ लिया जा सकता है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिश हुई है उसमें यही पता किया गया है कि जो लोग अफीम के, चरस के और कोकेन के, मॉर्फिन के एडिक्ट्स होते हैं, अब वो क्योंकि टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है, उनको वो वैसी किक नहीं मिल पाती है, तो एक नया वो सेवन करना शुरू करते हैं, तो उसमें ये यूज करते हैं। बिल्कुल, ये 2-3 तरीके से लिया जाता है। या तो डायरेक्ट स्नेक की बाइट होती है जो वो टंग पे, पैरों पे, हाथ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैस्कुलेचर, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो अब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, जल्दी किक मिलता है, तो वैसे ली जाती है। या फिर क्या होता है कि स्नेक्स को मारना कानूनी दिक्कत है, तो फिर क्या होता है, लोग पकड़ लेते हैं और उनका स्नेक वेनम निकाल कर उसको डाइल्यूट कर जो आईवी ड्रग्स के साथ, आईवी मेडिकेशंस जो लेते हैं उसके साथ मिक्स करके भी लेते हैं। और वो भी डोजेजेस का प्रॉब्लम जो मेन होती रहती है कि जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और कुछ लेवल तक जो ये यूफोरिया वाला आता है फीलिंग, वो लेवल आ जाता है। तो जो किसी को अभी तक ढंग से पता नहीं है, तो ये बहुत ही दिक्कतदायक और ऐसा रिस्की अफेयर है जिसमें बेशक जान जाने के पूरी संभावना है। बिल्कुल, आगे आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि कई बार होता है, आमतौर पर देखने को मिलता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसकी मौत तक हो जाती है। फिर ऐसे में ये कैसे संभव है कि इतना इस जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करना बड़ी बात है, और इसका इतना एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देश की सरकार, केंद्र की सरकार खास तौर पे ध्यान दे कि देश को बर्बादी के अंगारों में जलाया जा रहा है,
और ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी इस तरह के स्थान हैं जहां ये सब होता है, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, नेताओं को भी मौज लेने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब देश की बर्बादी के कारण है। विदेश से औरतें आती हैं इस देश में, भारी पैसा लेकर जाती गलत काम करा करके, और इस देश की पूंजी बाहर जा रही है। और सरकार अंधी है क्या? क्या देखती है सरकार? आपकी इंटेलिजेंस क्या देखती है? ये एक एल्विस नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर हजारों ऐसे हैं। इनको कौन देखेगा, कौन रोकेगा, कौन इनके ऊपर कानून लगाएगा? क्या हम और आप लगा सकते हैं? ये सरकार का काम है। सरकार की इंटेलिजेंस जीरो है इस देश की, कुछ भी ये नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, शुक्रिया गिरीश जी इस राय को साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं, दर्शकों का जो प्रतिक्रिया दर्शकों की सामने आ रही है, जो राय निकलकर सामने आ रही है, वो भी आप सुन रहे हैं इसको लेकर। और साथ ही क्या वाकई ये माना जाए जिस तरीके से ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट का जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल। जो बात, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि एनसीआर में लगभग 1 लाख स्टूडेंट हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। खासतौर पर नोएडा, ग्रेट नोएडा में ये एजुकेशन हब है। उधर गुड़गांव की तरफ भी एजुकेशन के काफी इंस्टीट्यूट हैं। तो उनके जो हॉस्टल हैं उनसे ये संपर्क साधते हैं और वो इनके सेंटर हैं जहां पर ये सप्लाई भी करते हैं। और एक यमुना का किनारे में डूब क्षेत्र जो जिसको हम बोलते हैं, वहां पर लगभग 300 से 400 फार्म हाउस हैं। उनमें बहुत सारे फार्म हाउस ऐसे हैं जिनमें रेव पार्टियां होती हैं। तो जो कारोबारी हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, वो ऐसे सेंटर ढूंढते हैं जहां पर उनकी खपत हो सकती हो। अभी अगर हम ये देखें कि पूरे गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जब से आई है, अगर वहां देखा जाए तो नशे के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं और बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व हैं। और ये भी जो नोएडा में जो जैसा अभी एक दर्शक बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जिस तरह बैंक्वेट हॉल में जो कार्यक्रम हो रहा था, कोई भी कार्यक्रम होता है तो पूछा जाता है किस लिए हो रहा है, और उसकी सूचना संबंधित थाने को होती है। ये तो एक बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हुआ कि हाँ हम पकड़वाते हैं किसी को, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है इसके पीछे बहुत लंबे हाथ हैं। बिल्कुल। उन लंबे हाथों का जब तक नहीं पहुंचेगी पुलिस प्रशासन, तब तक ये जो तस्करी का और इस तरह का जो नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाना बहुत ही कठिन है। और इससे हमारे युवाओं को बहुत नुकसान हो रहा है। और वो युवा जो अभी 12वीं में पढ़ते, देखिए हमारे यहाँ जो क्या है हाई फाई कॉलेज होते जा रहे हैं। अगर हम 12वीं तक के बच्चों, बहुत सारे ऐसे 12वीं तक के स्कूल हैं जिनके 12वीं के बच्चे भी नशा करते हैं। बिल्कुल। और छोड़िए जो बच्चे घरों में है या कोई काम नहीं करते, जो अमूमन में छोटे, बिल्कुल, अब तो देखने में आता है कि टीन एज से शुरुआत हो जाती है नशे की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कैटेगरी बांट रखी है। गरीब आदमी है वो गांजा, चरस, इस तरह की चीज देख रहा है। जो बड़ा आदमी है वो इस तरह की चीज देख रहा है जो हमारे सामने आ रही है। ये जो नई नई चीजें आ रही हैं और बच्चों में ये जो क्रेज बढ़ रहा है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। और जहां तक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात लग रही है हमें कि गुड़गांव ये कुछ दिनों बाद हरियाणा में किसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं एलविश यादव। और हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो राजनीतिक आपस में टकराव की बात हो, वहां से ये बात शुरू हुई और यहां तक पहुंची हो। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही कई आईपीसी की धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज किए जाते हैं अगर ऐसी कोई मामला सामने आता है, और कानून भी है इसके तहत सजा का भी प्रावधान है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आरोपों में एल्विश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, वन विभाग भी अपनी विवेचना कर रहा है। हम लोगों की टीमें इंट्रोगेट कर रही हैं। और जैसा इंट्रोगेशन में होता है, मैडम आप जानती हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर कनेक्शन में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका इंट्रोगेशन किया जाएगा, आवश्यक होने पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन ये रेप पार्टी बैंक्वेट हॉल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी से ये सब चल रहा हो? इस बारे में कोई छानबीन की गई, कुछ निकल कर सामने आ पाया? देखिए, एक्चुअली जहां तक रेप पार्टी का इशू है वो फॉरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासनिक स्तर पर छानबीन की जा रही है। हालांकि लेकिन हम लोग अपने स्तर से जो जहाँ पर इसकी संभावना रहती है फार्म हाउस के आसपास, वहाँ हमने टीमें लगाई हुई हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे एविडेंस मिले, ऐसी कोई जांच की जा रही है। इसको अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वी आर फॉलोइंग।
ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि विवेचना चल रही है तो ऐसे में काफ़ी देखा जाए तो प्रमोद जी कुछ चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं या ये कहें कि साझा नहीं कर सकते हैं इस डिबेट में। फिलहाल उम्मीद क्या लगाई जाए, क्योंकि अब लगातार जो फैन फॉलोइंग है, अगर एल्विश यादव का जिक्र करें, हालांकि और जो आरोपी हैं जिनका नाम सामने आया है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर फैन फॉलोइंग को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी, तो इसको लेकर अगर थोड़ा सा क्लियर करें आप। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और कोई नहीं। डॉक्टर सलील मलिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सलील मलिक जी, जैसा कि हमने पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि अगर नॉर्मल कोई भी सांप, अपने यहाँ अलग अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और किन्हीं कुछ में बहुत जहर होता है और कुछ में ना के बराबर होता है, और अगर एक किसी नॉर्मल इंसान को अगर ये जहर ये काटते हैं तो ये जहर बॉडी में फैलता है और उनकी डेथ, मौत तक हो जाती है। इस तरीके की भी मामले सामने आते हैं। तो इसे नशे के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये ब्लड में जाकर एक नशे का रूप ले लेता है, कैसे संभव है ये? पूरे विश्व में अराउंड 3000 स्पीशीज है जो स्नेक्स की है, जिसमें से सिर्फ 20%, लगभग 600 स्पीशीज है जो पॉइजनस होती है और उसमें से भी टोटल मिला के 7%, जैसे सिर्फ 200 स्पीशीज ऐसी है जिनमें पॉइजनस के साथ वो इंसान को मारने की क्षमता रखती है। तो बट सरप्राइजिंग है कि इन केसेस में कोबराज, वाइपर्स और क्रेट्स भी मिले हैं। बात क्या है कि इनका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जो हमारे नर्व को, न्यूरो मतलब नर्व्स को हमारे अटैक करता है और इसीलिए वो यूजुअली पैरालिसिस करता है। तो ऐसे केस में स्नेक्स के काफी हद तक वेनम को पहले ही निकाल दिया जाता है कि वो पूरी पोटेंसी ना रखे, या फिर अगर उसको आप आईवी दे रहे हैं सिरिंज के थ्रू तो वो बहुत कम पदार्थ में यूज किया जाता है, बिकॉज ये बिल्कुल क्लियर है कि लगभग जैसे एक कोबरा का ले लीजिए तो एक कोबरा बाइट में 20 लोगों को मारने की क्षमता है लगभग। तो ये बहुत डाइल्यूटेड यूज किया जाता है, या फिर क्या होता है स्नेक का वेनम निकाल दिया आधे ज्यादा तो फिर जो थोड़ा रह जाता है तो इसलिए वो काट के यूज किया जाता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये ट्रैवल करता है नब्जों के थ्रू, जहां पे ये पैरालिसिस और ऐसे सिम्टम देता है जिसमें ड्राउजीनेस हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल नींद से गहरी नींद में आ जाता है, जिसके लिए ऐसे मरीज बहुत उत्सुक होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बहुत उत्सुक होते हैं कि हमें गहरी नींद आ जाए। और ये ब्रेन में एक प्रिमिटिव सेंटर को, हमारे मीजोलिम्बिक सेंटर को इफेक्ट करता है जो रिवॉर्ड से रिलेटेड है, कि जो भी हमें खुशी मिलती है तो वहां से हार्मोन निकलता है डोपामिन और वो हमें खुशी देता है, सेल्फ ऑफ अचीवमेंट देता है, हमें हाइटेंड अराउजलनेस देता है कि बहुत यूफोरिया हो जाता है और हमें ग्रैंड होने की फीलिंग देता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए ये नशे के जो युवक होते हैं वो आकर्षित होते हैं इस चीज से और वो करते हैं। बट यही भी मैं इन सब चीजों का सबको नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डोज इतनी मात्रा में अगर हल्की सी भी बारीकी में, ये माइक्रो लेवल्स में भी अगर इंक्रीज हो तो इससे हमारा आंखों का विजन ब्लर हो सकता है, परमानेंट आई का डैमेज हो सकता है और अंधा हो सकता है इंसान, परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, या कि सलाइवेशन एक्सीड हो सकता है, जो ड्राउजीनेस में इंसान की साथ ही साथ में कुछ और नशा भी किया होता है तो कुछ ना कुछ सलाइवा लंग्स में ले लेता है और उसे एक बहुत ही एस्पिरेशन निमोनिया, जो खतरनाक निमोनिया रहता है वो हो सकता है। तो नेगेटिव पॉइंट्स बहुत है और जो सो कॉल्ड पॉजिटिव ये जो नशे के एडिक्ट्स कर रहे हैं क्योंकि उनका लेवल इतना टॉलरेंस का हाई हो गया है, बिल्कुल को ही ये टॉलरेबल हो पा रहा है, तो वो भी चीज इतनी कम है और डेंजर रिस्क इतना ज्यादा है कि ये बिल्कुल ही ऐसा नशा है कि बिल्कुल अपनी जान से खिलवाड़ करते। बिल्कुल जान से खिलवाड़, और इतना खतरनाक है, इतना घातक है इस तरीके का। जी
लोगों को इसी चीज का ही कई जोश होता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड एडवेंचरिस्ट बोल देते हैं कि हम बिल्कुल एडवेंचर सीकर है, थ्रिल सीकर, और जाने जो बहुत ही खतरनाक हुई। बिल्कुल, जिंदगी से खिलवाड़ करना इन लोगों के लिए एडवेंचर होता है, बड़ी बात है। और हमारे समाज में एडवेंचर के अलग मायने होते हैं और यहाँ पर नशे के जरिए अपनी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जानते हुए कि ये कितना घातक है, बावजूद इसके जो युवा पीढ़ी है नशे की ओर जाती जा रही है। और इसीलिए अब बड़े पैमाने में इन सांपों की खरीद फरोख्त होती है और ये कहा जाए तस्करी की जाती है, जिन आरोपों में एल्विश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, सत्यवीर सिंह जी, आपका रुख करेंगे। देखा जाए समाज के लिए अब एक मैसेज भी है, लेकिन अधिकतर समाज में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अगर नशे का जिक्र करें, अगर फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें, तो हाईली लेवल का जो नशा है उपयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर ऐसे ही विवादों में एल्विश यादव भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर भी आपके माध्यम से एक जागरूकता का होना भी बहुत आवश्यक है कि समय पे रहते हुए हम उस समाज के लिए, उसे युवा पीढ़ी के लिए जो आज इस तरीके के दोष हमारे समाज में आ गए हैं, उसको अगर समय रहते हुए हम जागरूकता के रूप में आपके माध्यम से दे पाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जिन लोगों को उस दिशा में जाना है तो उनको रोक पाना संभव नहीं है, पर जो इससे बचाव चाहते हैं तो इसका आज दोषारोपण, जो FIR होगी, इसको क्या दंड मिलेगा, क्या उसका निर्णय निकलेगा, तो इन सब चीजों से युवा समझेगा जरूर कि हाँ मैंने इससे बचना है और मैं इस बुराई से बच कर रहूं। और फिर भी मेरा बार बार यही कहना है कि स्नैक्स का वहां तक पहुंचना, बैंकेट हॉल तक आना, ये सारी सिक्योरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ये चाहूंगा कि उस तरीके से वहां पे उस जगह पे आदमी का पहुंचना, ये सब चीजें किस स्थिति में हो पाती हैं, कहाँ हमारी सिक्योरिटी फेलियर है, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और क्यों हम समय पे आज ये कोई चीज उजागर हो गई तो हम ये सामने ले पाए, नहीं तो सब गोल गोल घूम रही है हमारी। आज देखा आप जो गिरीश शुक्ला जी ने अपने शब्दों में कहा, कितनी बड़ी पीड़ा थी उनके सामने, बहुत बड़ी पीड़ा थी। उनके शब्दों से मुझे लग रहा था कि वो उस पीड़ा को किस तरीके से झेल पा रहे हो। तो ये आज हम जो युवा के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य उतना उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, युवा पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी जहां भी जो जिम्मेवारी है, अपनी सत्यता के साथ में और ईमानदारी के साथ में हम एक जो अच्छी दिशा है, जहां पे हमें सिक्योरिटी को लेके, उस नशे को रोकने को लेके, तो वो भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हर इंसान जो इस हमारे राष्ट्र में समर्पित है वो अपनी एक जिम्मेवारी निभाए। चाहे मेरे सामने भी कोई जिम्मेवारी आती है तो मैं भी अपनी जिम्मेवारी को निभाऊं। और ये सभी से आशा करता हूं कि समय देखते हुए बुराइयों पे निश्चित रूप से अपनी जहां भी उपयोगिता हो वहां पे अपना सहयोग जरूर दें। बिल्कुल, इंटेलिजेंस को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, विनोद जी का रुख कर लेते हैं। विनोद जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और वाकई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना लाजमी है, जिस तरीके से ये पूरा एक सीन क्रिएट होता नजर आ रहा है। जी, अभी 2 दिन पहले ही नोएडा में जितने ओयो होटल मालिक हैं उनकी मीटिंग पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई। बिल्कुल। और उसमें यह तय किया गया कि सब लोग, हर एक लोग, जो भी जितने भी ओयो होटल हैं, वो सब CCTV लगाएं, 3 साल तक की वो सारा रिकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे, ID प्रूफ रखेंगे 3 साल तक। ये मतलब एक तैयारी, एक अच्छी पहल हुई कि जिसमें ओयो होटल के अंदर जो अनैतिक अपराध हो रहे थे, जो क्राइम हो रहा था, क्योंकि वहां भी नशेखोरी का काम चलता है और उसके साथ साथ फिर देह कारोबार दूसरी चीजें चलती हैं। तो एक पहल यहाँ की गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने की, अच्छी पहल की। मेरा ये मानना है कि इस तरह की पहल इन बैंकेट हॉल के लिए भी होनी चाहिए, होटलों के लिए होनी चाहिए, 5 स्टार होटल है, ताकि एक तंत्र, एक नेटवर्क ऐसा डेवलप हो जो इस तरह के कारोबारी, जो नशे के कारोबारी, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जा सके। उनके लिए एक नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। वो शायद यहाँ पर इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों? एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के साथ एक हॉस्टल है और हॉस्टल में वार्डन भी होते हैं, कॉलेज का मैनेजमेंट है। कैसे वो नशे के कारोबारी उस हॉस्टल के अंदर घुसपैठ कर लेते हैं? बिल्कुल, ये चिंता की बात है। ये इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत है। और मुझे ये भी याद आता है कि योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
एक अभियान इस बात पर भी चलाया कि पूरे देश में जो नशे के कारोबारी हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। और अब ये समय आ गया है कि इस तरह के अभियान पर गंभीरता से काम करे। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर जिले को रोल मॉडल होना चाहिए, खासतौर पर वन विभाग, पुलिस प्रशासन और जो इसको निगरानी, जो मॉनिटरिंग, जो विजिलेंस है, जो LIU है, इनको बहुत गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल काम करने की जरूरत है, लेकिन गंभीरता नहीं नजर आ रही है। विनोद जी, एक और बात को लेकर प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो एल्विश यादव का बयान आया है, वीडियो के जरिए उन्होंने इन आरोपों को नकारा है और उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस का हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये आरोप जो हैं वो निराधार हैं। इसको लेकर हालांकि अभी तक जो प्रशासनिक अमले की तरफ से है वो पहल की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी पुलिस एल्विश यादव तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा मामला है जिसमें गंभीर विवेचना की आवश्यकता है। जो 5 लोग पकड़े गए वो मौके पर मौजूद थे, इसलिए पकड़े गए। जो एल्विश हैं वो मौके पर नहीं थे। जी ये बताया गया गौरव गुप्ता द्वारा कि मैंने सबसे पहले एल्विश यादव से संपर्क साधा कि हम ऐसी पार्टी करना चाहते हैं। और एल्विश यादव की और राहुल गुप्ता के, गौरव गुप्ता के बीच में क्या बातें हुई, ये तो गौरव गुप्ता के बीच में अगर कोई रिकॉर्डिंग हुई हो तो उससे एकदम सबूत मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बातें दूसरे तरीके से कही गई कि भाई एक जाल बिछाना है, मान लिया मुझे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया जाना है और उससे संपर्क साधा जाए और उसके बाद उसकी बातें कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत की जाएंगी तो उसका कुछ और मायने होगा। अगर उनके दोनों के बीच बात में ये हुई है और उसने कहा कि हमें राहुल यादव का नंबर बताया गया और राहुल यादव के जरिए हमें संपर्क साधा गया कि हाँ आप पार्टी करो, अगर ये किया गया था तो राहुल यादव की पार्टी से पहले इन्होंने एल्विश यादव को क्यों नहीं बुलाया? एल्विश यादव को बुलाते ना, क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल। तो एक राहुल यादव और एल्विश यादव और गौरव गुप्ता, इन 3 की कड़ी में पता लगेगा कि असली बात क्या है और उसकी विवेचना जरूरी है। जैसा कि अभी DFO साहब ने कहा कि ये सब विवेचना पर आधारित है, गंभीर अपराध है। बिल्कुल, आरोप जो लगे हैं उसकी विवेचना किस तरीके से होती है, क्या वो आरोप सिद्ध होंगे या नहीं सिद्ध होंगे या लचर पैरवी होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि जो नेम और फेम कमा चुके एल्विश यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसा कि DFO हमारे साथ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे, विवेचना से रिलेटेड वो कुछ भी तथ्य साझा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि विवेचना के बाद ही ये चीजें, ये आरोप सिद्ध होंगे। किस तरीके से इस मामले की विवेचना होती है और कैसे आरोप सिद्ध होंगे और क्या एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी, इसका इंतजार करना होगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News इंडिया।